दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी यतीम लड़की की है जिसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी। फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने जो उस पर जुल्म किए वो जानकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि सौतेली माँ ने बहाने से बाहर भेजा तो वहां उस लड़की को एक बदमाश अपने डेरे पर ले गया। फिर उसके साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए हमारी आज की कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी माँ बचपन में ही ऊपर वाले को प्यारी हो गई थी। मैं बहुत कम उम्र थी और बाबा ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के बारे में जो सुना था वो उससे भी बढ़कर जालिम निकली। स्कूल भी छुड़वा दिया क्योंकि वो खुद आराम करना चाहती थी। भाई मेरा छोटा था, उसको भी पिता के साथ जमीनों पर बेच देती। मेरे लिए जब भी कोई रिश्ता आता और उनको हमारे हालातों का पता चलता तो कहते कि दो जोड़ी कपड़ों में कौन लड़कियां ब्याह कर ले जाता है, हमें रिश्ता मंजूर नहीं। रिश्ता तुड़वाने में मेरी सौतेली माँ का भी कुछ न कुछ हाथ जरूर होता था। वो रिश्ता लाने वाले के सामने मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करने बैठ जाती थी। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि मेरा रिश्ता हो जाए ताकि मुझे हमेशा अपनी नौकरानी बनाकर रख सके। उनकी इस चाल से बाबा और भाई दोनों बहुत परेशान रहने लगे। गांव में हर साल मेला लगता था। उस दिन भाई मेले में गया हुआ था तो वहां उसका टकराव मेरे पहले मंगेतर पुलकित से हो गया। पुलकित के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। उन्होंने भाई को देखकर कहा, देखो पुलकित, वो तुम्हारा साला जा रहा है। उस पर मेरे भाई को गुस्सा आ गया। उसने पुलकित को गिरेबान से पकड़ लिया और कहा, जब तुमने खुद रिश्ते से इनकार किया, तुम लोगों ने खुद मंगनी तोड़कर रिश्ता खत्म किया, तो अब तुम्हारे दोस्तों को क्या हक बनता है कि वो मुझको तुम्हारा साला कहे। ये शब्द अब मेरे लिए गाली है। तुमने सिर्फ इस वजह से मेरी बहन से शादी से इनकार कर दिया कि दहेज चोर ले गए थे। तुम किस कदर लालची हो। इस पर पुलकित बोला, तुम लोग दहेज से बचना चाहते थे, इसी वजह से तुमने बहाना किया था कि दहेज चोर ले गए हैं। हम अच्छी तरह समझते हैं तुम झूठी इज्जत बनाए रखने को ऐसी बातें फैलाते हो। तुम्हारी बहन में ही कोई कमी होगी, तभी तो अब तक उसका रिश्ता नहीं हुआ। ये सुनते ही विवेक यानी मेरा भाई गुस्से से भड़क उठा। उसने पुलकित को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोग तमाशा देख रहे थे। दोनों गुत्तम गुत्ता हो गए। पुलकित का दांव पड़ गया। उसने ईंट उठाकर मेरे भाई के सर पर दे मारी, जिससे विवेक जख्मी हो गया। लोग उसको उठाकर अस्पताल ले गए। अपने भाई को जख्मी हालत में देखकर मेरी चीखें निकल गई और मैं रोने लगी। उसका सर खून से भरा हुआ था। मरहम पट्टी करवाकर भाई को घर ले आए। कुछ दिन वो चारपाई पर पड़ा रहा और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। इस वाक्य के बाद विवेक का दिल पुलकित के लिए गुस्से से भरा रहता था। वो इस वजह से भी परेशान रहता था कि चोर मेरा दहेज चुरा कर ले गए थे, जिसकी वजह से मंगनी टूटी और मेरे हाथ पीले ना हो सके। भाई और बाबा ने मेहनत मुशक्कत करके बड़ी मुश्किल से ये दहेज बनाया था। जाने वो कौन घर का बेदी था जिसने लंका ढाई और उसकी मुखबरी पर कोई चोर बनकर आया और हमारी खुशियां लूट कर ले गया। विवेक अब हर वक्त बाबा से कहता कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा बाबा और दहेज दोबारा से बनाऊंगा। भाई को परेशान देखकर मैं कहती, भाई तुम हरगिज मेरी फिक्र में परेशान ना रहा करो, मैं ऐसे ही जी लूंगी। ये सुनकर उसने मेरे सर पर हाथ रखा। कहता, भाई तो बहनों का मान होते हैं, मैं तुम्हारा ये मान पूरा करूंगा। पहले से भी अच्छा दहेज बनाऊंगा। क्या हुआ जो तुम मुझसे 3 साल बड़ी हो। मुझे छोटा भाई ना समझो, मेरी हिम्मत बहुत बड़ी है। मैं खुद को बेचकर भी तुम्हारा दहेज बनाऊंगा ताकि तुम्हारी शादी अच्छे घराने में हो सके। दरअसल मेरी सौतेली माँ मुझको इतना परेशान रखती थी कि मैं घर में बावली सी फिरा करती। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक वो मुझ पर ऑर्डर चलाती और 1 मिनट को भी बैठने ना देती। एक दिन माँ के दिल में ख्याल आया कि गुलाब जल और बेसन खूबसूरती बढ़ाता है। मुझसे कहा कि मुझे गुलाब जल और बेसन ला कर दे। घर के बराबर वाली दुकान से जाकर ले आओ। अगर उसके पास नहीं हो तो किसी और के पास से ले आना, लेकिन लाना जरूर। बगैर गुलाब जल और बेसन लाए घर में मत घुस जाना। मैं गुलाब जल और बेसन लेने घर से निकली, लेकिन घर के पास वाली दुकान पर बेसन तो मिल गया पर गुलाब जल ना मिल सका। सोचा कि घर वापस जाऊं,
लेकिन सौतेली मां की धमकी से डरकर दूर किसी दूसरी दुकान की तरफ निकल पड़ी। तभी गांव का एक बदमाश मेरे पीछे लग गया। ये गांव का बदमाश बहुत गंदा आदमी था, जिसको पुलिस थाने की पूरी सपोर्ट थी। ये गांव की हर लड़की पर गंदी नजर रखता था। इधर गुलाबजल था कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इधर वो बदमाश मेरा पीछा कर रहा था। गांव की आखिरी दुकान पर गई तो ख्याल आया कि अब तो उस बदमाश ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया होगा, लेकिन वो दीवार की ओट में छिपा हुआ था। शाम सर पर थी और मुझे घर जाने की जल्दी थी। खैर, मुझे उस दुकान से एक छोटी गुलाबजल की शीशी मिल गई। दरअसल ये गांव इतना विकसित नहीं था, छोटी छोटी दुकानें थी। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया और फिर उस गुलाबजल की शीशी को बेसन के साथ पल्लू में डालकर जल्दी से उस आखिरी दुकान से निकली। खबर न थी कि वो बदमाश दीवार के पीछे बैठा हुआ है। उसने दौड़कर मुझे पकड़ लिया। थानेदार का वो रिश्तेदार था, भला उसको किसका डर था। पास ही में उसका डेरा था। वो मुझको अपने डेरे पर ले आया। उसने मेरा मुंह अपने मजबूत हाथ से दबा रखा था। फिर जब मैंने शोर मचाया तो मेरा भाई, जो पास ही में जमींदार के खेतों पर पानी दे रहा था, दौड़ कर आया। उसके हाथ में फावड़ा था। उसने वार करके उस बदमाश को बहुत जख्मी कर डाला और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। भाई विवेक को उम्र कैद हो गई और मेरे बाबा इस सदमे से ऊपर वाले को प्यारे हो गए। मेरी दुनिया अंधेर हो गई और इधर सौतेली मां को जुल्म ढाने का और भी मौका हाथ आ गया। अब कौन था जो मुझको उसके सितमगर हाथों से बचाता। मैं गांव में बेकसूर बदनाम हो गई थी और इस बदनामी में मेरी सौतेली मां का ही हाथ था, जो तरह तरह के किस्से मेरे बारे में घड़कर गांव वालों को सुनाती। एक दिन चूल्हे पर रोटियां लगाते हुए मुझे बहुत प्यास लगी। मैंने घड़े से पानी निकाल कर पिया। इतने में रोटी जल गई। मां को रोटी जलने की बू आई। वो दौड़ती हुई आई। जब देखा कि रोटियां जल रही है तो उसने पास पड़ी लकड़ी उठाकर मुझको पीटना शुरू कर दिया। बोली, क्या ये आटा तेरे खसम के घर से आता है जो इतनी बेदर्दी से सारी रोटियां जला दी? जा दफा हो जा और नहर में जाकर डूब मर। तू ही गलत थी जो उस बदमाश ने तुझे उठाया, वरना कौन ऐसे किसी की बेटी को खींचकर डेरे में ले जाता है। तेरी वजह से मेरा सुहाग और तेरा भाई जान से चले गए। अब निकल मेरे घर से और लौटकर हरगिज इधर मत आना। जब मैं घर से निकली, कड़कड़ाती धूप का वक्त और गर्मी का मौसम था। जानवर भी गर्मी से पनाह मांग रहे थे। मैंने दरवाजे की चौखट को पकड़ लिया। मां ने करीब आकर मुझको बाहर गली में धक्का दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर तो मैं दरवाजे पर खड़ी सोचती रही कि कहां जाऊं। कई बार दरवाजा धक्के दे देकर हिलाया, मगर मां का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गुस्सा ठंडा हुआ और उठकर दरवाजा खोला। तभी उस दिन मेरे दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया और मैंने बाबुल के घर की तरफ से पीठ कर ली, क्योंकि उस 4 दीवारी के अंदर सौतेली मां एक जख्मी नागिन की तरह फुंकार रही थी और मुझसे प्यार करने वाले इस गांव से बहुत दूर जा चुके थे। मैं थके थके कदमों से आड़ी तिरछी और लंबे रास्ते पर चलती गई। पसीने में नहा जाने की वजह से धूप का एहसास कम हो गया था। कुछ हवा लगी तो गर्मी में राहत मिलने लगी। पेड़ों के साथ साथ चलती ऐसी जगह आ गई जहां सामने नहर बह रही थी। मैंने सोचा कि जीने का मुझे कोई हक नहीं, मुझे डूब मरना चाहिए। मैं मनहूस हूं। वाकई मेरी वजह से बाबा और भाई गए और मैं दरबदर हो गई। गांव में किसी रिश्तेदार का दरवाजा खटखटाती, जबकि मशहूर हो गया था कि मुझको बदमाश उठाकर ले गया था अपने डेरे पर। न जाने इसके साथ क्या किया होगा कि इसकी वजह से विवेक को उम्र कैद हो गई। इसी वजह से किसी ने अपना दरवाजा मेरे लिए नहीं खोला था। जानती थी सब रिश्तेदारों को, तो मैंने ये सब सोचकर नहर में छलांग लगा दी। गांव के वन विभाग के ऑफिसर का बेटा, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उन दिनों शहर से गांव आया हुआ था। उसका रहने का घर शहर के करीब था। उसका नाम प्रतीक था और नहर किनारे वो टहलने आता था। प्रतीक आज भी दोपहर को उसे जाने क्या सूझी जो घर से निकलकर नहर की तरफ आया। ये सैर करने का वक्त नहीं था। शायद ईश्वर ने मुझको बचाना था जो भरी दोपहर में नहर की तरफ जाने का ख्याल उसके दिल में डाल दिया। गर्मी की दोपहर में तो हर तरफ धुंध छाई रहती है।
उसने देखा कि एक लड़की ने नहर में छलांग लगा दी है। पहले तो उसने सोचा कि शायद मुझे तैरना आता होगा, वरना ऐसे कौन इतनी बड़ी नहर में छलांग लगाता है। अगले ही पल उसको अंदाजा हो गया कि मुझको तैरना नहीं आता। मुझको डुबकियां लगाते देखकर उसने नहर में छलांग लगा दी। वो बहुत अच्छा तैराक था, मुझको मरने से बचा लिया। अगर प्रतीक पर तैरना ना आता तो मेरा डूब जाना पक्का था, क्योंकि तैरना तो दूर की बात, मैं तो पानी से भी डरती थी। वो किसी सूरत मुझे किनारे लाया। इतने में उसका ड्राइवर आ गया। उन दोनों ने पहले मेरे पेट से पानी निकाला, फिर मुझे अस्पताल ले आए। उस वक्त मैं बेहोश थी। अपने घर लाकर मुझसे मेरे बारे में पूछने लगे। मैंने साफ साफ सौतेली माँ के हाथों जो मुझ पर बीती थी उनको बता दिया। प्रतीक की माँ शहर में और उसके बाबा नौकरों के साथ यहाँ गांव में रहते थे। उन्होंने अपनी माँ को बुला लिया। उसकी माँ ने दिल के कानों से मेरी बात सुनी। जब मैं बात बता रही थी तो हिचकियों से रो भी रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास रखने का फैसला कर लिया। इस वाकये की खबर गांव में भी फैला दी, मगर मेरा कोई वारिस बनने को तैयार न हुआ। 1 साल तक प्रतीक की माँ के पास रहने के बाद उन्होंने परख लिया कि मैं एक अच्छी आदत की लड़की हूं। मैंने इस साल में आंटी को बहुत आराम भी दिया था। मेरी सेवा ने उनका दिल जीत लिया। उन्होंने आपस में फैसला करके मुझको बहू बनाने का इरादा कर लिया, और प्रतीक ने भी ऐतराज न किया। यूं बेसहारा लड़की को ऊपर वाले ने एक खुशहाल घराने की बहू बनाकर वो खुशियां दी जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे नसीब में एक बड़े घर की बहू बनना और राज करना लिखा था। सच है, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो सुकून की सुबह भी जरूर आती है। मेरी खुशकिस्मती का सूरज मेरे नसीब के अंधेरे से ही निकला, और देखते ही देखते मेरी जिंदगी रोशन हो गई। मेरे तो नसीब अच्छे थे जो प्रतीक मेरी जिंदगी में देवता बनकर आ गया, वरना तो सारी जिंदगी पछताते गुजर जाती और मैं गंदी मौत भी मरती। हाय दोस्तों, किसी की मां न मरे, वरना अक्सर जो मर्द दूसरी शादी करते हैं उनकी पत्नियां सौतेली औलाद के साथ ऐसा ही सलूक करती है। लेकिन आखिर क्यों एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन है? दोस्तों, हमें तो अपने बच्चे हर किसी की औलाद अपनी औलाद नजर आती है, फिर न जाने क्यों सौतेली मां ऐसा करती है। ईश्वर ऐसी औरतों को सही रास्ता दिखाए। और दोस्तों, ऐसे वाक्यों की एक वजह पढ़े लिखे होने की कमी भी है, इसलिए बेटों की पढ़ाई के साथ साथ बेटियों की पढ़ाई पर भी भरपूर ध्यान दें, ताकि समाज से इस अज्ञानता को मिटाया जा सके। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।